हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीएचयू वाले। आज के वीडियो में हम क्लाइमेटोलॉजी के थर्ड लेक्चर को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि जनरल सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर क्या है, कितने मतलब प्रेशर बेल्ट्स क्या, कौन कौन से प्रेशर बेल्ट्स पाए जाते हैं, डोलड्रम्स क्या है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट क्या है, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट क्या है, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट क्या है, और अलग अलग तरह की प्लानिटरी विंड्स, वेस्टर्लीज, ईस्टर्लीज, ये सारी विंड्स जो है हमारे अर्थ सरफेस पे फ्लो होती हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। तो उसका क्या, कैसे उनका फॉर्मेशन होता है, क्या रीज़न है उसके फ्लो होने का, कोरियोलिस फोर्स क्या है। तो आज के लेक्चर में हम आगे बढ़ते हुए डिस्कस करते हैं सबसे पहले प्रेशर बेल्ट्स को। ओके, तो प्रेशर बेल्ट को डिस्कस करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि हमारे एटमॉस्फेयर में कोई भी फिनोमेना में, कोई भी क्लाइमेटिक फिनोमेना जो हो रही है, उसमें वन ऑफ द मेजर रीजन जो है टेम्परेचर का है। ठीक, तो जो टेम्परेचर का क्या रीज़न है कि जब किसी भी जगह, जब टेम्परेचर किसी भी अर्थ सरफेस पे ज़्यादा होता है कहीं भी, तो वहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है। टेम्परेचर कम होता है तो लो प्रेशर क्रिएट होता है, और लो प्रेशर क्रिएट होता है तो उसके आसपास के रीजन में, जब जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जहाँ पे हाई प्रेशर रीजन होता है, वहाँ पे विंड का फ्लो जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बढ़ने लगता है। तो हाई टेम्परेचर मीन्स लो प्रेशर। एक ये मेरा, ये टेम्परेचर हाई और प्रेशर लो। टेम्परेचर हाई और लो प्रेशर, ठीक। और इसी तरह जब टेम्परेचर जो है कम होता है तो हाई प्रेशर होता है। हाई प्रेशर, और विंड का जो फ्लो होता है, विंड इस तरह हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करती है। जैसे कि अगर यहाँ पे ये ये इंडिया है, और यहाँ पे ये इंडियन ओशन है, तो आपको पता होगा कि जब हीट पड़ती है तो वाटर जो है देर से हीट होता है और लैंड सरफेस जल्दी हीट हो जाता है। तो लैंड मानसून के टाइम पे, जब इंडियन ओशन, जब इंडियन मानसून के टाइम पे, जो समर सीजन में इंडियन इंडियन जो लैंड मास है वो बहुत ज़्यादा हीट कर जाता है, वहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है। इसलिए जो मॉइस्चर लैडन विंड्स होती हैं, जो यहाँ पे ओशन में जो विंड होती हैं, वहाँ पे हाई प्रेशर होता है, और इस तरह से हाई प्रेशर टू लो प्रेशर विंड का फ्लो होता है, और मॉइस्चर लैडन विंड्स ओशन से लैंड सरफेस पे आती हैं और बारिश होती है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा थियरी देखते हैं इसमें क्या है कि सबसे अच्छा, ठीक है, तो प्रेशर बेल्ट आपको पता है, मतलब प्रेशर बेल्ट में सबसे वन ऑफ द मेजर फैक्टर जो प्रेशर बेल्ट बेल्ट के क्रिएशन में है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो लो प्रेशर कंडीशन, लो प्रेशर क्रिएट होगा, और लो जहाँ मतलब उसके सराउंडिंग एरिया में जहाँ पे मतलब ओशन है, तो वहाँ पे जहाँ पे भी टेम्परेचर कम होगा वहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट होगा, और विंड का जो फ्लो होगा वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो होगा। विंड जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो होगी। और एयर करंट क्या होता है, जब जो विंड है, ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर को विंड बोलते हैं। एयर करंट जब वर्टिकल एयर का मूवमेंट होता है, या फिर मतलब वर्टिकल अपवर्ड या फिर वर्टिकल डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, तो उसको हम एयर करंट बोलते हैं। इसको अप अपवर्ड ड्राफ्ट और डाउनवर्ड ड्राफ्ट बोलते हैं, ठीक। अगर विंड जो है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, हॉरिजॉन्टल फ्लो कर रही है, तो उसको एयर, अगर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रहा है एयर का तो उसको हम विंड बोलेंगे, और वर्टिकल मूवमेंट हो रहा है तो उसको एयर करंट बोलेंगे, ठीक। देखते हैं हम यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड में क्या लिखा है। The pattern of planetary winds largely depends on latitudinal variation of atmospheric heating। ये बोल रहा है कि planetary winds का जो पैटर्न है वो latitudinal variation of atmospheric heating, मतलब हर एक लैटिट्यूड पे कैसे सन की रेज पड़ रही है उस पर डिपेंड करेगा। जैसे कि ये हमारा अर्थ सरफेस है, ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये मतलब फिर यहाँ पे पोल्स, ठीक। तो लैटिट्यूड मतलब यहाँ पे सन है, तो लैटिट्यूड अगर डायरेक्ट सन रेज पड़ रही है तो लैटिट्यूडनल हीटिंग, इधर यहाँ पे ज़्यादा ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो लो प्रेशर होगा, तो जो हाई प्रेशर एरिया से जो विंड होगी वो लो प्रेशर एरियाज की तरफ फ्लो होगी। और इधर जो जहाँ पे सनलाइट जो है वर्टिकली पड़ रही है वहाँ पे कम हीट है, तो ये पोलार पोल्स जो है ये यहाँ पे हाई प्रेशर एरिया होगा, क्योंकि टेम्परेचर वहाँ पे कम है, तो हाई प्रेशर एरिया से जो विंड होगी वो लो प्रेशर एरिया की तरफ फ्लो होगी। नेक्स्ट क्या है, इमरजेंस ऑफ प्रेशर बेल्ट्स, और इसी वजह से प्लानिटरी विंड्स के फ्लो होने की वजह से प्रेशर बेल्ट का इमरजेंस, नहीं, इमरजेंस मतलब प्रेशर बेल्ट के इमरजेंस की वजह से प्लानिटरी विंड की डायरेक्शन
डिसाइड होती है। माइग्रेशन ऑफ बेल्ट्स फॉलोइंग अपेरेंट पाथ ऑफ द सन, जैसे कि सन का जो माइग्रेशन है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मूव करना समर के टाइम पे और विंटर के टाइम पे सदर्न हेमिस्फीयर में मूव करना, तो इससे भी प्लानिटरी विंड के डायरेक्शन को पे इफेक्ट पड़ता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन, कॉन्टिनेंट्स और ओशन का डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा कॉन्टिनेंट्स हैं और सदर्न हेमिस्फीयर में कम कॉन्टिनेंट्स है। ओशन ओशन वाटर बॉडी ज़्यादा है, इसलिए जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में टेम्परेचर सदर्न हेमिस्फीयर के कंपेरेटिवली ज़्यादा लो होता है समर्स में, और जो सदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ में ओशन जो है वो टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, इसलिए हाई प्रेशर होता है। ठीक, रोटेशन ऑफ अर्थ, अर्थ के रोटेशन का, जैसे कि कोरियोलिस फोर्स की वजह से जो विंड के डायरेक्शन में वो डिफ्लेक्शन होता है। अब कोरियोलिस फोर्स क्या है कि अर्थ जो है अपने एक्सिस पे रोटेट करते रहती है, उसके साथ साथ रिवॉल्यूशन भी कर रही है। तो जो अर्थ की जो मैक्सिमम स्पीड है, एक सेकेंड, अर्थ अपने एक्सिस पे ये टिल्टेड है 23 डिग्री एंड हाफ। ठीक, तो ये अब जब अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है तो ये इक्वेटर पे इसकी मैक्सिमम स्पीड होगी, और इसलिए यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स जो है जीरो होता है। इक्वेटर पे मैक्सिमम स्पीड होने के कारण कोरियोलिस फोर्स जीरो होता है, और जो पोल्स हैं हमारे लगभग स्टेशनरी होते हैं, यहाँ पे स्पीड इसकी एकदम कम होती है, इसलिए यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स जो होता है वो मैक्सिमम होता है। तो कोरियोलिस फोर्स का क्या क्या फैक्ट, मतलब कोरियोलिस फोर्स कैसे इफेक्ट करता है विंड के डायरेक्शन को, विंड के मूवमेंट को, तो ये भी मतलब इफेक्ट करता है। The pattern of movement of planetary wind is called the general circulation of the atmosphere. Planetary wind के पैटर्न को, उनके मूवमेंट को, प्लानिटरी विंड के मूवमेंट के पैटर्न को हम जनरल सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर बोलते हैं। The pattern of the movement of the planetary wind is called the general circulation of the atmosphere. ठीक, the general circulation of the atmosphere also sets in motion the ocean water circulation which influences the earth's climate. और general circulation of atmosphere मतलब planetary wind का जो motion है वो ocean water को भी मूव करवाता है, सर्कुलेट करता है, जिससे कि अर्थ के क्लाइमेट को पे इफेक्ट पड़ता है। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे कि मतलब ये प्रेशर बेल्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है। ये हमारा अर्थ, ये इक्वेटर 0 डिग्री, ये 30 डिग्री नॉर्थ, 35 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री, 65 डिग्री, और ये नॉर्थ पोल सिमिलरली 30 डिग्री साउथ, 35 डिग्री साउथ, और फिर यहाँ पे 60 डिग्री और 65 डिग्री। ओके, ये हमारा साउथ पोल। सबसे पहले जो इक्वेटर पे जो सन की रेज है, इक्वेटर पे सन की रेज जो है डायरेक्टली पड़ रही है, तो डायरेक्टली पड़ने के कारण यहाँ पे जो है टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा हाई होगा। इक्वेटर पे टेम्परेचर डायरेक्टली सनरेज पड़ने के कारण टेम्परेचर हाई होगा और यहाँ पे लो प्रेशर कंडीशन क्रिएट होगा। ठीक, और जब लो प्रेशर कंडीशन क्रिएट होगा तो यहाँ पे विंड जो है ऊपर उठेगी। ये विंड ऊपर उठेगी। ठीक, और उसके बाद ये हम लोग को पढ़े थे कि ट्रोपोस्फियर पे जो मैक्सिमम ट्रोपोस्फियर की हाइट होती है वो इक्वेटर पे होती है, क्योंकि विंड जो है मतलब कन्वेक्शन करंट जो होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं इक्वेटर पे। लो प्रेशर टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण और प्रेशर लो होने के कारण, जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो लो प्रेशर जो विंड जो है ऊपर उठ जाएगी, तो यहाँ पे लो प्रेशर कंडीशन क्रिएट करेगी। जो लो प्रेशर कंडीशन होती है ये इक्वेटर से 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ तक होती है, और इसको हम डोलड्रम एरियाज बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है एकदम इसको ये शांत होता है। डोलड्रम पे कोई भी
हलचल नहीं होती है, मतलब विंड यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होती है। तो ये जब विंड ऊपर उठेगी तो ये अब यहाँ पे ट्रोपोपॉज तक जाती है 18 किलोमीटर तक, उसके ऊपर तो ये जा नहीं सकती है। तो उसके बाद फिर ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है और फिर उसके बाद ये फिर नीचे डिसेंड होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक, थोड़ा ऐसे गड़बड़ हो रहा है ना, इसको मिटा देते हैं। Shift, shift. ये विंड यहाँ से ऊपर उठी और फिर इधर ऊपर गई, ये यहाँ पे 30 डिग्री नॉर्थ पे यहाँ पे फिर क्योंकि जब इक्वेटर पे हाई टेम्परेचर है, लो प्रेशर कंडीशन क्रिएट हो रहा है क्योंकि विंड ऊपर उठ जा रही है। लो टेम्परेचर हाई होने के कारण जो विंड है वो ऊपर उठ रही है और फिर ट्रोपोपॉज तक जा रही है 18 किलोमीटर, क्योंकि उसके ऊपर तो ये जा नहीं सकती है, क्योंकि यहाँ पे जाते जाते बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गई। फिर कोल्ड एयर फिर डिसेंड करना स्टार्ट होती है और फिर एक पार्ट इधर और एक पार्ट इधर। हाँ, तो फिर ये जब यहाँ पे सबसाइड करेगी तो इसका एक पार्ट इधर आ जाएगा और एक ब्रांच इधर चला जाएगा। ठीक, तो अब फिर उसके बाद ये जो है, ये पोलार जो हाई प्रेशर बेल्ट है, यहाँ से विंड इधर आएगी और ये दोनों विंड टकराएगी और दोनों ऊपर उठ जाएंगे। फिर उसके बाद ये ऊपर जाके फिर ठंड फिर बहुत और ज़्यादा कोल्ड हो जाएगी। फिर उसके बाद ये इधर मूव करेगी और ऐसे फिर डिसेंड कर जाएगी इधर। इधर जाके ये फिर वापस ये मूव कर जाएगी सेम टू सेम। इधर सदर्न हेमस्फीयर में भी यहाँ विंड आ रही है और उसके बाद ये दो ब्रांचेस में डिवाइड होगी और फिर इधर सदर्न हेमस्फीयर में जहाँ पे जो हाई प्रेशर बेल्ट है उसके कंपेरेटिवली ये जो सब पोलर प्रेशर बेल्ट है यहाँ पे कम, मतलब प्रेशर जो कंडीशन है वो लो है। तो ये सब सब मतलब जो पोलर हाई प्रेशर बेल्ट से विंड है इधर मूव करेगी और ये दोनों जो है आके यहाँ टकराएंगी, उसके बाद ऊपर ऊपर उठ जाएंगी। ठीक, फिर ये ऊपर जाके फिर नीचे डिसेंड कर जाएगी, सेम इधर फिर से आ जाएगी। ओके, तो ये जो है यहाँ पे सबसे पहले इक्वेटर पे हाई टेम्परेचर होने के कारण लो प्रेशर कंडीशन क्रिएट होती है और विंड विंड जो है ऊपर उठ जाती है। उसके बाद ट्रोपोपॉज तक जाएगी, वहाँ पे उसके ऊपर वो उठ नहीं पाएगी क्योंकि ठंड कोल्ड कोल्ड एयर हो जाएगी और फिर वो नीचे आके डिसेंड करने लगेगी। ठीक है, तो ये जो हमारा 5 डिग्री मतलब इक्वेटर से 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ का था एरिया, ये हमारा ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट होता है और यहाँ पे डोलड्रम बनता है। ये है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। उसके बाद ये जो है 30 डिग्री नॉर्थ से 35 डिग्री नॉर्थ तक, ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। फिर ये 60 डिग्री से लेके 60 डिग्री नॉर्थ से लेके 60 डिग्री नॉर्थ से लेके 65 डिग्री नॉर्थ तक सब पोलार लो प्रेशर बेल्ट। और फिर ये नॉर्थ यहाँ पे पोल पे ये होता है पोलार हाई प्रेशर बेल्ट। ठीक, सिमिलरली सदर्न हेमस्फीयर में भी 30 डिग्री नॉर्थ से लेके 30 डिग्री साउथ से लेके 35 डिग्री साउथ तक सब ट्रॉपिकल लो हाई प्रेशर बेल्ट क्रिएट होता है और 60 डिग्री साउथ से लेके 65 डिग्री साउथ तक सब पोलार लो प्रेशर बेल्ट और पोल्स पे जो है हाई प्रेशर बेल्ट, पोलार हाई प्रेशर बेल्ट। तो यहाँ पे दो तरह की प्रेशर बेल्ट्स होती हैं। एक है हमारी थर्मली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट्स,
थर्मली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट इसलिए है, थर्मली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट कौन कौन सी है, क्योंकि इक्वेटोरियल पे डायरेक्ट सनलाइट, इक्वेटर्स पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है, तो वहाँ पे टेम्परेचर, सनलाइट पड़ने की वजह से टेम्परेचर हाई होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, और प्रेशर मतलब प्रेशर लो होता है, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से प्रेशर कंडीशन जो होती हैं लो होती हैं, इसलिए लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट होता है। तो इक्वेटर्स पे हमारे, इक्वेटर पे थर्म थर्म मतलब टेम्परेचर की वजह से लो प्रेशर क्रिएट होता है, इसलिए वहाँ पे ये जो इक्वेटोरियल प्रेशर बेल्ट है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, ये हमारी थर्मली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट में आएगी। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट में तीन होती हैं, पहला इक्वेटोरियल, सॉरी थर्मली इंड्यूस्ड में तीन होती है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर, और ये दोनों पोल की दोनों हाई प्रेशर बेल्ट्स। सो नॉर्थ नॉर्थ पोलर मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की हाई प्रेशर बेल्ट्स और सदर्न हेमिस्फीयर की हाई प्रेशर बेल्ट्स। तो पोलार हाई प्रेशर बेल्ट्स हमारी थर्मली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट्स में आ जाती हैं। और सेकेंड टाइप का जो प्रेशर बेल्ट है वो है डायनेमिकली इंड्यूस्ड। डायनेमिकली इंड्यूस्ड में सब ट्रॉपिकल हाई और सब ट्रॉपिकल हाई आती है, सब पोलार लो प्रेशर बेल्ट आता है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट और सब पोलार लो प्रेशर बेल्ट, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। तो सब ट्रॉपिकल हाई कितना है, दो सब ट्रॉपिकल हाई है, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एक सदर्न हेमिस्फीयर में। सब पोलर लो कितना है, वो भी दो है, एक सदर्न हेमिस्फीयर में और एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो टोटल प्रेशर बेल्ट्स हमारी कितनी हो गई, टोटल प्रेशर बेल्ट्स तो 7 हैं, जिसमें कि 4 जो है हमारी वो डायनेमिकली इंड्यूस्ड हैं और 3 हमारी जो है थर्मली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट्स हैं। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा कि कैसे प्रेशर बेल्ट बनता है, कैसे किस वजह से बनता है। और आप लोगों ने हेडले सेल, फेरल सेल के बारे में तो सुना ही होगा, ठीक है। तो ये जो हमारी जो थर्मली इंड्यूस प्रेशर बेल्ट है, मतलब इक्वेटर पे जो प्रेशर बेल्ट बनती है, ये हेडले द्वारा दी गई थी, इसलिए इसको हम हेडले सेल बोलते हैं। ये दोनों सेल को हेडले सेल बोलते हैं। और ये जो है ये फेरल सेल कहते हैं इसको। ये और ये पोल के पास जो हमारी सेल है इसको हम पोलर सेल बोलते हैं। ओके, अब देखते हैं टॉपिक, देखते हैं इसको आगे इधर थियरी में क्या है, कैसे दिया हुआ है। इसमें देखें, द एयर एट द इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन राइजेस बिकॉज ऑफ कन्वेक्शन कॉज्ड बाय हाई इंसोलेशन एंड अ लो प्रेशर इज क्रिएटेड। इसमें बोल रहा है कि जो एयर है वो इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन पे राइज करती है बिकॉज ऑफ कन्वेक्शन कॉज्ड बाय हाई इंसोलेशन के कारण लो प्रेशर क्रिएट होता है, इसलिए जो है एयर राइज करती है। और द विंड फ्रॉम द ट्रॉपिक्स कन्वर्ज एट दिस लो प्रेशर जोन, और जो ट्रॉपिक्स पे की जो विंड्स हैं वो यहाँ पे कन्वर्ज होती हैं लो प्रेशर जोन की वजह से। द कन्वर्ज एयर राइजेज अलोंग द कन्वेक्टिव सोल, और जो कन्वर्ज एयर है वो कन्वेक्टिव सेल के अलोंग राइज करती हैं। इट रीचेज द टॉप ऑफ द ट्रोपोस्फियर अप टू एन एल्टीट्यूड ऑफ 14 किलोमीटर एंड मूव्स टुवर्ड द पोल। ये कह रहा है कि और ये जो राइजिंग एयर है ये ट्रोपोस्फियर के हाइट तक 14 किलोमीटर तक राइज करती हैं और उसके बाद पोल की तरफ मूव कर जाती हैं। दिस कॉजेज एक्यूमुलेशन ऑफ एयर एट अबाउट 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। और ये कह रहा है कि और ये जो एयर है ये 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ पे एक्यूमुलेट होती हैं। पार्ट ऑफ द एक्यूमुलेटेड एयर स्किन्स टू द ग्राउंड एंड फॉर्म्स अ सब ट्रॉपिकल हाई। वही इक्वेटर, जैसे कि ये बोल रहा है कि ये यहाँ पे अर्थ है और ये इक्वेटर है हमारा, इस पे हाई इंसोलेशन की वजह से यहाँ पे लो प्रेशर, टेम्परेचर हाई हो रहा है, लो प्रेशर कंडीशन क्रिएट हो रही है। यहाँ से जो विंड है वो ट्रोपोपॉज के हाइट 18 किलोमीटर तक जा रही है, उसके बाद ऊपर जाने के बाद ये है इधर ग्राउंड मतलब बहुत ज़्यादा इसका टेम्परेचर कम हो जाता है, उसके बाद ये नीचे सिंक होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक, तो ये वो देखिए यहाँ पे बोला 14 किलोमीटर तक राइज कर रही है एंड देन अकोमोलेशन ऑफ एयर, जो एयर है 30 डिग्री नॉर्थ पे फिर से 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ पे फिर से नीचे एक्यूमुलेट होगी और इस तरह से सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट का फॉर्मेशन करती है। मतलब जब एयर ऊपर से डिसेंड होगी तो
यहाँ पे हाई प्रेशर होगा ना, जब ज़्यादा एयर आ जाएगी तो हाई प्रेशर कंडीशन फिर से क्रिएट हो जाएंगी, तो इसलिए सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट का 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ पे फॉर्मेशन होता है। अनदर रीजन फॉर subtropical high for sinking is the cooling of air when it reaches 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ latitude। और एयर के कूल होने का अनदर रीजन ये है कि वो मतलब इक्वेटर से उठ के 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ तक जाती है, इसलिए वहाँ पे कूल हो जाती है। डाउन बिलो नियर द लैंड सरफेस द एयर फ्लो टुवर्ड द इक्वेटर एज द ईस्टर्लीज। द ईस्टर्लीज फ्रॉम ईदर साइड ऑफ द इक्वेटर ईस्टर्लीज फ्रॉम द कन्वर्ज इन द इंटर ट्रॉपिकल जोन्स। और ये कह रहा है कि जो इक्वेटर के जो ईस्टर्लीज हैं वो इक्वेटर इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन पे कन्वर्ज हो जाएंगी। सच सर्कुलेशन फ्रॉम अपवर्ड एंड वाइस वर्सा आर कॉल्ड सेल्स सच ए सेल इन द ट्रॉपिक्स इज कॉल्ड हेडली सेल। ये बोल रहा है कि जो अपवर्ड अपर एटमॉस्फेयर में जो सर्कुलेशन हो रहा है उसको हम सेल्स बोलते हैं, और ये जो सेल्स जो है ट्रॉपिक्स में बनती हैं, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट और इक्वेटोरियल लो प्रेशर के बेल्ट के बीच में जो सेल बनती हैं उनको हेडले सेल बोलते हैं। In the middle latitudes, the circulation is that of sinking cold air that comes from the poles and the rising warm air that blows from the subtropical high. Next कह रहा है कि ये इक्वेटोरियल सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट का फॉर्मेशन हो गया। ये यहाँ पे सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट है, ये हमारा इक्वेटर है, ये 60 डिग्री नॉर्थ है और ये हमारा पोल है। ठीक, तो ये कह रहा है कि इन द मिडिल लैटिट्यूड द सर्कुलेशन इज दैट ऑफ सिंकिंग कोल्ड एयर दैट कम्स फ्रॉम द पोल्स एंड राइजिंग वार्म एयर दैट ब्लोज फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई। ये कह रहा है कि जो पोल से सिंकिंग कोल्ड एयर है इधर आ रही है, और ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से जो एयर आ रही है, ये दोनों वो कन्वर्ज होंगी एट द सरफेस। दीज आर कॉल्ड, यहाँ पे कन्वर्ज होंगी और ये ऊपर राइज होगी, ये इधर जाएगी, ये इधर जाएगी और ये यहाँ पे फिर ये एट द सरफेस दीज विंड्स आर कॉल्ड वेस्टर्लीज। और ये अपर इसको सरफेस पे जब विंड फ्लो होती है तो यहाँ पे इनको वेस्टर्लीज बोलते हैं, और अपर एटमॉस्फेयर में इसको फेरल सेल बोलते हैं। एट पोलर लैटिट्यूड द कोल्ड डेंस एयर सबसाइड्स नियर द पोल्स एंड ब्लोज टुवर्ड मिड लैटिट्यूड एज द पोलर ईस्टर्लीज। और ये जो पोल्स पे जो है ये एयर सबसाइड होती है और यहाँ पे पोलर ईस्टर्लीज कहलाती है, और इस सेल को हम पोलर सेल कहते हैं। ठीक है, these three cells sets the pattern for the general circulation of the atmosphere. The transfer of heat energy from lower latitudes to higher latitudes maintains the general circulation। और ये cells जो हैं, these three cells, हेडले सेल, फेरल सेल और पूरल सेल, जनरल सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर का एक पैटर्न सेट करती हैं, और हीट एनर्जी का ट्रांसफर जो लोअर लैटिट्यूड्स मतलब इक्वेटर से लेके सब ट्रॉपिक मतलब 30 डिग्री नॉर्थ 30 डिग्री साउथ या फिर 65 डिग्री नॉर्थ पोल्स से और इक्वेटर से जो लोअर लैटिट्यूड से हायर लैटिट्यूड में जो ट्रांसफ़र हो रहा है हीट एनर्जी का, वो एटमॉस्फेयर के जनरल सर्कुलेशन को मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है। ओके, ये इसको समझ लेते हैं हम। ये जो हमारा जो डायग्राम था उसको, ठीक, जो हम लोग बनाए थे, तो वही है कि इक्वेटर है, यहाँ से जो है विंड राइज की एक एक दो पार्ट में डिवाइड हो गई, एक पार्ट इसका इधर गया यहाँ पे यहाँ तक मैक्सिमम राइज की, उसके बाद ये कन्वर्ज होके नीचे आई इधर से, फिर यहाँ पे हेडले सेल का फॉर्मेशन, फेरल सेल का फॉर्मेशन और पोलर सेल का फॉर्मेशन, और यहाँ पे नॉर्थ पोल्स और साउथ पोल्स। नेक्स्ट है विंड। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विंड। विंड है ड्यू टू डिफरेंसेस इन एयर प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, एयर फ्लोज फ्रॉम हाई एयर प्रेशर टू लो एयर प्रेशर। वही है कि जब जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ पे लो प्रेशर कंडीशन क्रिएट होगा, और एयर प्रेशर के डिफरेंस की वजह से जो है अर्थ सरफेस पे एयर फ्लो करती है, तो एयर फ्लो करेगी हाई हाई प्रेशर से लो प्रेशर के डायरेक्शन में। जब हॉरिजेंटल मूवमेंट होगा विंड एयर का तो उसको हम विंड बोलेंगे। तो हॉरिजेंटल मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। ठीक, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज जनरेटेड ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ एंड डायरेक्शन ऑफ विंड इज डिटरमाइंड बाय फेरेल्स लॉ। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अर्थ के रोटेशन की वजह से जनरेट होता है और विंड के डायरेक्शन को डिटरमाइन जनरेट होता है, और जो विंड की डायरेक्शन है वो फेरेल्स लॉ से विंड की डायरेक्शन को डिटरमाइन किया जाता है। देखते हैं हम कि विंड का फ्लो कैसे होता है हमारे एटमॉस्फेयर में।
ये हमारी अर्थ है, हो गया। ये इक्वेटर, ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, और ये पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। ओके, नेक्स्ट सेम, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, और ये साउथ पोल। ठीक, इक्वेटर जो हम है हमारे यहाँ पे एकदम टेम्परेचर हाई है, लो प्रेशर कंडीशन है, कोई एयर नहीं है। ठीक, और मतलब जो भी एयर है वो ऊपर ऊपर उठ जा रही है। तो जो कोरियलिस फोर्स की वजह से, एक बात याद ध्यान रखिएगा कि कोरियलिस फोर्स की वजह से जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसमें विंड का डिफ्लेक्शन जो होता है राइट साइड होता है। ड्यू टू कोरियलिस फोर्स डिफ्लेक्शन ऑफ विंड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, विंड का डिफ्लेक्शन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट साइड होता है, राइटवर्ड होता है, और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्टवर्ड डिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, अब जो ये विंड्स हैं हमारी ऐसे जा रही हैं, तो अब ये जो है विंड ऐसे ब्लो हो रही है, लेकिन कोई जब इक्वेटर से मूव करेंगी, मतलब इक्वेटर को क्रॉस करेंगी तो ये डिफ्लेक्ट हो जाएंगी। ठीक, तो अब ये सब ट्रॉपिकल जो यहाँ पे है, यहाँ पे ऐसे मूव हो जाएगी, लेफ्टवर्ड डिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो ये किस डायरेक्शन से आ रही है, तो इसको हम साउथ ईस्टर्लीज बोलेंगे, साउथ ईस्टर्लीज। विंड की डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन से विंड ओरिजिनेट होती है उसको वही डायरेक्शन विंड की होती है, तो इसको हम साउथ ईस्टर्लीज बोलेंगे। इसी तरह यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट राइट हो रही है, लेकिन ये इधर इधर आ रही है, तो ये भी इधर ही डिफ्लेक्ट करेगी। और ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्टर्लीज। ठीक, अब ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, तो अब इधर से ये सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की तरफ ब्लो होगा। अब इसमें 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 विंड ऐसे डिफ्लेक्ट करेगी पूरा राइट साइड। ठीक, क्योंकि जब जैसे हम इक्वेटर पे हैं, तो इक्वेटर के पास जो है वो अर्थ की स्पीड, रोटेशनल स्पीड जो होती है मैक्सिमम होती है, और कोरलिस फोर्स एब्सेंट होती है इक्वेटर पे। लेकिन सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट पे थोड़ी सी ज़्यादा होती है, मतलब उससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लेकिन एज कम्पेयर टू पोलर एरियाज वो कम होती है। पोल पे तो इक्वेटर सॉरी कोरलिस फोर्स मैक्सिमम होती है, क्योंकि अर्थ की स्पीड वहाँ पे जीरो होती है। तो ये जो इक्वेट सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट पे जो विंड का मूवमेंट है वो हल्का सा डिफ्लेक्टेड होगा, लेकिन जब हम पोलर साइड बढ़ेंगे तो वो डिफ्लेक्शन एकदम 90 डिग्री का होगा। तो ये जो विंड्स हैं ये हमारी वेस्टर्लीज कहाएंगी, क्योंकि इसका डायरेक्शन एकदम वेस्ट से आते हुए ऐसा लग रहा है कि ये वेस्ट से आ रही है, पूरा 90 डिग्री पे डिफ्लेक्टेड है। सेम इधर ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये दोनों हमारे दोनों दोनों हेमिस्फीयर में वेस्टर्लीज और साउथ ईस्टर्ली, अरे और ईस्ट नॉर्थ ईस्टर्ली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और साउथ ईस्टर्ली सदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक, अब यहाँ पे जो है सब पोलार पोलार पोल्स से हाई पोल पे हाई प्रेशर है, तो सब पोलार की तरफ विंड जो है ब्लो करेगी। ये ये भी पूरा एकदम ऐसे 90 जाएगी। ये डिफ्लेक्ट होके ऐसे रहेगी, और ये ईस्टर्लीज हो गई हमारी। सेम यहाँ पे भी ईस्टर्लीज।
तो इस तरह से हमारा जो है विंड का मूवमेंट हो रहा है। और ये जो विंड्स है हमारी परमानेंट विंड्स है, प्लानिटरी विंड्स है, मतलब ये थ्रू आउट द सीजन, थ्रू आउट द ईयर ये ब्लो होती हैं, इसलिए इनको परमानेंट विंड्स कहते हैं। तो इस तरह से आपको समझ में आया होगा कि ये जो विंड का मूवमेंट ये कैसे है, कोरियोलिस फोर्स का उसमें क्या इफेक्ट, क्या इन्फ्लुएंस है, उसमें क्या रोल है। तो ये रहा हमारा वेस्ट मतलब विंड्स का कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है हमारे पीपीटी में। अकॉर्डिंग टू फेरल्स लॉ के अकॉर्डिंग द विंड टर्न्स टू द राइट इन द नदर्न हेमिस्फीयर। जैसे कि हम डिस्कस किए कि विंड जो है नदर्न हेमिस्फीयर में राइट टूवर्ड टर्न लेती है और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट वर्ड। दिस हैपेंस बिकॉज द स्पीड ऑफ रोटेशन इज फास्ट एट द इक्वेटर एंड स्लो एट द पोल्स। और ये इसलिए होता है क्योंकि विंड की अर्थ की स्पीड जो है इक्वेटर पे फास्ट होती है और पोल्स पे स्लो होती है। इक्वेटर पे फास्ट स्पीड होने के कारण जो एक कोरियोलिस फोर्स होती है वो एब्सेंट होती है। ये बात आप ध्यान में रख लीजिएगा, क्वेश्चन पूछता है कि कोरियोलिस फोर्स इक्वेटर पे एब्सेंट कितनी होती है, मतलब मैक्सिमम कहाँ पे होती है कोरियोलिस फोर्स एब्सेंट एट द इक्वेटर, और मैक्सिमम एट पोल्स, नेक्स्ट, when the balance is stabilized between the air pressure gradient force and deflection force, then the wind flow become parallel to the isobar line. Thus, the air moving parallel to the isobar line is called geostrophic wind. Geostrophic wind is found in its ideal form only in the upper part of the atmosphere because the effect of friction is negligible there and the isobar lines are straight. ये कह रहा है कि एयर प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स और डिफ्लेक्शन फोर्स के बीच में जब बैलेंस स्टेबलाइज हो जाता है तो जो विंड का फ्लो है वो प्रेशर लाइन मतलब आइसोबार लाइन जो प्रेशर होता है उसके पैरेलल हो जाता है। और ये जो पैरेलली मूविंग जो विंड आइसोबार लाइन के जो विंड एयर है वो जो पैरेलल मूव करती है तो उसको जियोस्ट्रॉफिक विंड कहते हैं। और जियोस्ट्रॉफिक विंड का जो आइडियल फॉर्म है वो सिर्फ अपर एटमॉस्फेयर में पाया जाता है अर्थ सरफेस, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन नेग्लिजिबल होता है, अर्थ सरफेस पे जियोस्ट्रॉफिक विंड्स नहीं पाई जाती हैं। टाइप्स ऑफ विंड है प्रिवेलिंग विंड इज ऑल्सो कॉल्ड सनातनी और प्लानिटरी विंड्स या प्रिवेलिंग विंड्स। विंड के 3 टाइप हैं। पहला परमानेंट विंड, जिसमें कि हमारी ट्रेड विंड्स वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज आ जाती हैं। सेकेंड हमारा टेम्पोरेरी विंड्स या फिर सीजनल विंड्स, थर्ड है लोकल विंड्स। तो आज के वीडियो में हम टेम्पोरेरी विंड्स तक पढ़ेंगे और लोकल विंड्स का टॉपिक जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो प्रिवेलिंग विंड जो है ये प्रिवेलिंग विंड को हम सनातनी या प्लानिटरी विंड भी कहते हैं, जो थ्रू आउट द ईयर बहती हैं। दीज विंड्स फ्लो इन द सेम डायरेक्शन थ्रू आउट द ईयर, मतलब इन स्पेसिफिक बेल्ट में बहती हैं, पूरे साल बहती हैं, उनका डायरेक्शन भी सेम होता है। कौन कौन सी विंड है आ जाएंगी इसमें प्लानिटरी विंड में आ जाएंगी हमारी ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज। ओके, देखते हैं सेम जो हम अभी पढ़े, ये हमारा डोलड्रम है, लो प्रेशर जोन। विंड इधर से ये इसको ऐसे बहना चाहिए तो ये डिफ्लेक्ट होके ऐसे नॉर्थ ईस्ट ऐसे बह रही है, और इसको ऐसे जाना चाहिए तो ये भी ऐसे डिफ्लेक्ट होके जा रहे हैं। ओके, तो ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स हो गया, मतलब नॉर्थ ईस्ट ईस्टर्लीज को ट्रेड विंड्स भी बोलते हैं। ये ट्रेड विंड्स है और ये हमारी वेस्टर्लीज और ये पोलर ईस्टर्लीज। देखते हैं क्या है। देयर इज अ लो प्रेशर बेल्ट अप टू 5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेटर। हियर द विंड डज नॉट मूव हॉरिजॉन्टली ड्यू टू द कामनेस ऑफ द विंड, इट इज कॉल्ड द कॉम बेल्ट और डोलड्रम्स। जो इक्वेटर पे 0 डिग्री मतलब इक्वेटर 0 डिग्री है, इक्वेटर के 5 डिग्री नॉर्थ से और 5 डिग्री साउथ, मतलब दोनों साइड इक्वेटर के 5 डिग्री तक जो विंड है वो ब्लो नहीं करती है, काम रहता है वो एरिया, इसलिए उसको काम बेल्ट या फिर डोलड्रम बोलते हैं। हियर द एयर फ्लो अपवर्ड, यहाँ पे जो एयर है वो हॉरिजेंटल मूवमेंट एयर का नहीं होता है, अपवर्ड मूवमेंट होता है। कन्वेक्शन करंट अराइज इन द डोलड्रम बेल्ट्स ड्यूरिंग द डे एंड आफ्टरनून रेनफॉल अकर्स विद लाइटनिंग एंड थंडर। तो ये कह रहा है कि वर्टिकल मूवमेंट होता है एयर का और कन्वेक्शन करंट जो है तो ऊपर उठता है डोलड्रम बेल्ट पे डे के टाइम, मतलब टेम्परेचर हाई होता है
टेम्परेचर हाई होता है तो लो प्रेशर कंडीशन क्रिएट होते हैं, क्योंकि विंड जो है ऊपर चली जाती है, उसके बाद ऊपर जाके जब ठंडी होती है और उस फिर से वो डिसेंड करती है अर्थ सरफेस के पास, तो क्लाउड का फॉर्मेशन होता है और रेनफॉल होती है लाइटनिंग और थंडर के साथ। द डोलरम्स डू नॉट एक्सटेंड इन द फॉर्म ऑफ सिस्टमेटिक बेल्ट एट एवरी प्लेस। ऐसा नहीं है कि डोलरम जो है कि एक सिस्टमेटिक बेल्ट के फॉर्म में हर एक जगह पे प्रेजेंट होता है। डोलरम सिर्फ एक काम जोन है जहाँ पे हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ विंड नहीं होता है इक्वेटर के पास में, उसी को वहीं पे उसको 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ तक एक्सटेंड करता है, उसी को हम डोलरम बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू फ्लोएम, विंड ब्लोज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एट अ वेरी स्लो स्पीड इन दिस डोलरम बेल्ट विच ही कॉल्ड इक्वेटोरियल वेस्टर्ली विंड्स। फ्लोएम के अकॉर्डिंग जो है वेस्ट डोलरम बेल्ट में जो विंड है वो बहुत ही कम स्पीड पे वेस्ट से ईस्ट फ्लो करती है, इसलिए उसको इक्वेटोरियल वेस्टर्ली विंड बोलते हैं। द प्लेस वेयर द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड मीट्स द इक्वेटोरियल वेस्टर्ली विंड इज कॉल्ड नॉर्दर्न इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस, एंड वेयर द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड मीट्स द इक्वेटोरियल वेस्टर्ली विंड इज कॉल्ड द साउदर्न इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। और जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड इक्वेटोरियल वेस्टर्ली, मतलब ये इक्वेटोरियल वेस्टर्ली मतलब डोलरम के पास जो विंड ब्लो हो रही है स्लो विंड, स्लो स्पीड की विंड जब मीट करती है नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड से, तो वहाँ पे नॉर्दर्न इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन बनता है। और सेम टू सेम अगर सदर्न हेमिस्फीयर में हो रहा है कि इक्वेटोरियल वेस्टर्ली से साउथ ईस्ट ट्रेड विंड मिल रही है, तो उसको सदर्न इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन बोलते हैं। नेक्स्ट ट्रेड विंड, मतलब डोलरम्स के बाद हमारी ट्रेड विंड है। द विंड ब्लोइंग फ्रॉम द ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन टुवर्ड द इक्वेटोरियल लो प्रेशर जोन इन बोथ हेमिस्फीयर इज कॉल्ड ट्रेड विंड। एक जो विंड है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से इक्वेटोरियल लो प्रेशर की तरफ जब बहती है तो उसको हम ट्रेड विंड बोलते हैं। डायरेक्शन ऑफ ट्रेड विंड इज फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, और जो ट्रेड विंड का जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट में होता है। जैसे कि ये नदर्न हेमिस्फीयर में ये नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ, मतलब ये हमारा नॉर्थ ईस्ट है और ये साउथ वेस्ट, तो इस तरह से ट्रेड विंड्स का डायरेक्शन होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और सदर्न हेमिस्फीयर में साउथ ईस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ होता है ट्रेड विंड का डायरेक्शन। नेक्स्ट, ड्यू टू हाई टेम्परेचर ऑन लैंड पार्ट्स इन समर द इंटरथर्मल कन्वर्जेंस शिफ्ट टुवर्ड्स द नॉर्थ, ड्यू टू विच द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड डिसअपीयर्स। और इस तरह से लैंड पार्ट पे हाई टेम्परेचर होने की वजह से समर में इंटरथर्मल कन्वर्जेंस जो जोन है वो नॉर्थ में शिफ्ट हो जाता है, ड्यू टू विच द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, और इस वजह से जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड है वो डिसअपीयर हो जाती हैं। बट इन विंटर दीज विंड्स ब्लो सिस्टमेटिकली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। लेकिन विंटर में ये जो विंड्स हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सिस्टमेटिकली ब्लो करती हैं एज वेल। नियर द इक्वेटर बोथ द ट्रेड विंड्स कोलाइड विद ईच अदर एंड राइज अप एंड कॉज टोरेंशियल रेन। और इक्वेटर के पास दोनों ट्रेड विंड्स कोलाइड करती हैं और ऊपर उठ के टोरेंशियल रेन के कॉज करती हैं। थर्ड है हमारा वेस्टर्लीज। वेस्टर्लीज जो है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन से सब पोलार लो प्रेशर जोन की तरफ ब्लो करती है और इसलिए इसको वेस्टर्ली विंड कहते हैं। दिस विंड ब्लोज फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, और ये विंड्स जो है साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट बहती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और नॉर्थ ईस्ट से साउथ ईस्ट सदर्न हेमिस्फीयर में बहती है। ओके, द बेस्ट डेवलपमेंट ऑफ द वेस्टर्ली विंड्स टेक प्लेस बिटवीन 40 डिग्री टू 65 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। और जो वेस्टर्लीज का जो बेस्ट डेवलपमेंट होता है वो 40 डिग्री से 65 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बीच में होता है, जहाँ पे इसको रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s और स्क्रीमिंग 60s कहता है। अच्छा, ये क्वेश्चन भी पूछता है कि जो ये रोरिंग 40s हैं ये कहाँ पे फॉर्म होती हैं, तो रोरिंग 40s मतलब 40 डिग्री साउथ, फ्यूरियस 50s मतलब 50 डिग्री साउथ, और स्क्रीमिंग 60s मतलब 60 टू 65 डिग्री साउथ। Unlike other permanent winds, these wind blow from warm latitudes to cold latitudes। और अदर परमानेंट की विंड की तरह, मतलब अदर परमानेंट विंड से हट के ये जो विंड्स हैं ये वार्म लैटिट्यूड से कोल्ड लैटिट्यूड की तरफ बढ़ती हैं एंड कॉज रेन थ्रू आउट द ईयर इन द वेस्टर्न कोस्टल एरियाज ऑफ द कॉन्टिनेंट। और इनकी वजह से मतलब साल भर पूरे साल बारिश होती है वेस्टर्न कोस्टल एरियाज, कॉन्टिनेंट्स के वेस्टर्न कोस्टल एरियाज में। where these warm westerly winds meet the cold wind coming from the poles, जहाँ पे ये warm westerly winds cold wind से मिलती हैं
कोल्ड पोल्स से आ रही कोल्ड विंड से मिलती हैं, फ्रंट का फॉर्मेशन करती हैं और इस तरह से टेम्परेट साइक्लोन ओरिजिनेट होता है। दिस विंड इज मोर इंटेंस एंड ऑर्गेनाइज्ड इन द सदर्न हेमिस्फीयर एज कम्पेयर टू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। देखो ये जो विंड है वेस्टर्ली विंड जो है ये सदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा इंटेंस और ऑर्गेनाइज्ड होती हैं एज कम्पेयर टू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये हम लोग देखे भी, जैसे कि अभी रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s और स्क्रीमिंग 60s, ये जो है ये पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे एग्जाम में कि रोरिंग 40s किस लैटिट्यूड पे बनती है, फ्यूरियस 50s किस लैटिट्यूड पे बनती है और स्क्रीमिंग 60s कहाँ पे मतलब पाई जाती हैं। तो ये हमको बता रहा है कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो वेस्टर्लीज बह रही है वहाँ पे तो इनको कोई नाम नहीं दिया जा रहा है स्पेशल, बट सदर्न हेमिस्फीयर में इनको रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s और स्क्रीमिंग 60s कहा जा रहा है। तो इसलिए ये वेस्टर्लीज जो है ज़्यादा इंटेंस और ऑर्गेनाइज्ड होती हैं सदर्न हेमिस्फीयर में। नेक्स्ट है हमारा पोलर विंड्स। पोलर विंड जो है पोलर हाई प्रेशर से ऐसा पोलर लो प्रेशर बेल्ट की तरफ बहता है और इसलिए उसको पोलर विंड कहते हैं। इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दिस विंड ब्लोज फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ ईस्ट। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये जो विंड है ये नॉर्थ ईस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ ब्लो करती है और सदर्न हेमिस्फीयर में ये साउथ ईस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ ब्लो करती है। दिस विंड इज ड्राई बिकॉज इट ब्लोज फ्रॉम एन एरिया ऑफ वेरी लो टेम्परेचर टू एन एरिया ऑफ रिलेटिवली हाई प्रेशर। अब ये जो पोलर हाई प्रेशर से बहने वाली सब पोलर हाई प्रेशर से सब पोलर लो प्रेशर की तरफ बहने वाली जो विंड होती हैं ये ड्राई होती हैं क्योंकि ये लो टेम्परेचर एरिया से बहती हैं हाई टेम्परेचर एरियाज की तरफ। नेक्स्ट हमारा आता है टेम्परेरी या सीजनल विंड। टेम्परेरी या सीजनल विंड में सीजनल विंड जो विंड अपना डायरेक्शन रिवर्स करते रहती है कम्प्लीटली। द विंड हुज डायरेक्शन कम्प्लीटली रिवर्सेस विद द चेंज ऑफ सीजन और टाइम आर कॉल्ड सीजनल विंड। जो विंड अपना डायरेक्शन कम्प्लीटली चेंज करती रहती हैं हर एक सीजन के टाइम पे उनको सीजनल विंड कहते हैं। इसमें कुछ विंड्स हैं जैसे कि मानसून आ गया, सबसे पहला इसमें विंड है मानसून। मानसून इज अ काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ग्लोबल विंड सिस्टम ऑन अ लार्ज स्केल। जो मानसून है ये एक ग्लोबल विंड सिस्टम में ट्रांसफॉर्मेशन है बहुत बड़े स्केल पे। जब सन जो है नॉर्थवर्ड मूव करता है द सब ट्रॉपिकल जोन, व्हेन द सन मूव्स नॉर्थवर्ड द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन एंड द थर्मल इक्वेटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर शिफ्ट अ लिटिल टुवर्ड्स नॉर्थ। इसमें कह रहा है कि जब सन का जो नॉर्थवर्ड मूवमेंट होता है तो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन और थर्मल इक्वेटर जो है थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं, नॉर्थ में शिफ्ट हो जाते हैं इसलिए। और एशिया एशिया कॉन्टिनेंट में बहुत ज़्यादा लैंड मास होने के कारण वहाँ पे इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। एज अ रिजल्ट द इक्वेटोरियल वेस्टर्ली विंड्स ऑल्सो शिफ्ट नॉर्थवर्ड नॉर्थ। देखो अगर जब जो सन है वो नॉर्थवर्ड शिफ्ट कर रहा है तो जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है और इक्वेटर है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है, वो भी थोड़ा सा ऊपर नॉर्थ शिफ्ट हो जाती हैं इसलिए जो इक्वेटोरियल वेस्टर्ली विंड्स हैं वो भी नॉर्थ शिफ्ट हो जाती हैं और ये ओशन से लैंड की तरफ ब्लो होना स्टार्ट कर देती हैं। दीज विंड स्टार्ट ब्लोइंग फ्रॉम ओशन टू द लैंड इन द फॉर्म ऑफ साउथ वेस्टर्न मानसून। और इस तरह से ये जो विंड है जैसे कि हम डिस्कस किए थे ये हमारा इंडिया है, ये लैंड एरिया है और ये इंडियन ओशन वाटर मास एरिया। अब ये कह रहा है कि ये जो ओशंस हैं यहाँ पे हाई प्रेशर है और समर के टाइम पे मतलब जब सन नॉर्थ हेमिस्फीयर में नॉर्दर्न शिफ्ट कर गया है तो लैंड एरिया पे ज़्यादा टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर हाई होने के कारण प्रेशर कंडीशन लो प्रेशर होगा और इस तरह से यहाँ पे जो विंड का मोमेंट है वो ओशन टू लैंड फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा और विंड इधर से फ्लो हो रही है तो ये साउथ वेस्ट विंड है, साउथ वेस्ट मानसून आता है। When the sun moves south, the subtropical high pressure zone and the thermal equator returns toward the south, the northeast trade wind start blowing again. This is the winter or northeast monsoon. और इसी तरह जब जो सन है वो साउथवर्ड शिफ्ट करता है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन और थर्मल इक्वेटर साउथ की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं और नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स ब्लो करना स्टार्ट कर देती हैं और इस तरह से विंटर में नॉर्थ ईस्ट मानसून आता है या नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स ब्लो होती है। इन द कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया, चाइना एंड जापान द विंटर मानसून इज मोर इफेक्टिव दैन द समर मानसून। और ईस्ट एशियन कंट्रीज में, चाइना में और जापान में, जैसे कि चाइना और जापान में जो विंटर मानसून है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है दैन द समर मानसून। इन द कोस्टल एरियाज कोल्ड एंड ड्राई कॉन्टिनेंटल एयर मासेस कोलाइड विद वार्म humid oceanic air masses and bring heavy cyclonic rainfall। और कोस्टल एरियाज में कोल्ड और ड्राई कॉन्टिनेंटल एयर मास वार्म ह्यूमिड ओशनिक एयर मास से कोलाइड करती हैं और हैवी साइक्लोनिक रेनफॉल होती है। अब नेक्स्ट है हमारा लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज। लैंड ब्रिज और सी ब्रिज देखो टेम्परेरी विंड्स इसलिए हैं क्योंकि ये डे टू डे फिनोमेना है। जैसे कि जब दिन होता है तो लैंड जल्दी से हीट कर जाती है, लो टेम्परेचर हाई होता है, लो प्रेशर कंडीशन क्रिएट होता है और सी या ओशन बॉडी है तो वो मतलब धीरे धीरे हीट होता है और वहाँ पे हाई प्रेशर कंडीशन क्रिएट होता है। तो जब दिन में लैंड जल्दी हीट हो जाएगा तो लो
मतलब हाई टेम्परेचर की वजह से लो प्रेशर कंडीशन, तो विंड जो है हाई प्रेशर मतलब कि सी से लैंड की तरफ ब्लो करना स्टार्ट कर देती है। अ, ये मान लो वही चीज़ है, सेम इंडिया का ही कॉन्सेप्ट लेते हैं, या फिर एक सेकंड, या फिर ये है हमारा लैंड, लैंड और ये है सी, ठीक, और ये हमारा सन है, तो सन ये ही लैंड पे जल्दी से मतलब हीट हो जाएगा और यहाँ पे हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर कंडीशन क्रिएट हो जाएगा, तो विंड का मूवमेंट ऐसे हो जाएगा। तो दिन के टाइम जो है ये विंड का मूवमेंट, विंड का मूवमेंट सी टू लैंड हो रहा है, होने लगेगा, तो इसको हम सी ब्रीज बोलेंगे। सिमिलरली अब रात के टाइम पे जो है, रात के टाइम पे ये सन चला जाएगा, हीट लॉस हो जाएगा, तो अब लैंड जो है जितना जल्दी हीट होता है उतना जल्दी अपने हीट को रिलीज भी कर देता है। अब वाटर धीरे धीरे गर्म होता है तो धीरे धीरे मतलब रिलीज भी करता है हीट को। तब वाटर का प्रेशर सी पे लो प्रेशर कंडीशन रात के टाइम पे क्रिएट हो जाएगा, और लैंड पे हाई प्रेशर कंडीशन, क्योंकि जल्दी से वो ठंडा हो जाएगा नाइट होते ही। और इस तरह हाई प्रेशर कंडीशन और विंड जो होता है नाइट के टाइम पे जब सन चला जाएगा, तो यहाँ पे जो विंड है वो लैंड टू सी ब्लो करना स्टार्ट कर देगा, और इस तरह से लैंड ब्रिज ब्लो होती है। ठीक, तो ये भी टेम्परेरी है, मतलब हमेशा प्रीवेल नहीं करती, बट डे टू डे है। देखते हैं, लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज इफेक्ट ओनली अ थिन स्ट्रिप इन कोस्टल एरियाज, और ये सिर्फ कोस्टल एरियाज में ब्लो करती हैं, एक मतलब एक पतले से एरियाज में। ड्यूरिंग द डे द लैंड बिकम्स हॉटर देन द नियर बाई सी एंड लो एयर प्रेशर डेवलप्स देयर ड्यू टू द सी being cold, relative high pressure is found on it. Due to being hot, the air of the land rises upward, and to take its place the cold air of the sea starts flowing from the sea toward the land. This is called sea breeze. ये कह रहा है कि वही कि लैंड दिन के टाइम पे जो लैंड एरिया है वो हीट हो जाएगी, वहाँ की जो विंड है, वहाँ का जो विंड है वो टेम्परेचर हाई होने की वजह से ऊपर उठ जाएगी और लो प्रेशर कंडीशन क्रिएट हो जाएगी। उस लो प्रेशर कंडीशन को बैलेंस करने के लिए हाई प्रेशर मतलब सी से जो विंड है वो लैंड की तरफ ब्लो होना स्टार्ट होगी, और इस तरह सी ब्रिज ब्लो होगी। नेक्स्ट है, during the day, strong terrestrial radiation makes the land colder than sea. As a result, high pressure develops on the land and low pressure air pressure on the ocean. The air starts flowing from the land toward the sea, which is called land bridge. और इसी तरह से सी से जब लैंड से जब सी की तरफ रात में ब्लो होना स्टार्ट करती है विंड, तो उसको हम लैंड ब्रिज कहते हैं। नेक्स्ट एक और है हमारी, यहाँ पे दिखाया गया है कि ये वार्म एयर है, उठ जा रही है, तो फिर यहाँ पे कूल सी ब्रिज आके यहाँ की एयर को रिप्लेस कर रही है, तो इस तरह से सी ब्रिज है। और इस तरह ये जब रात के टाइम पे वार्म एयर उठ जा रही है तो ये कूल लैंड ब्रिज आके रिप्लेस कर रही है वार्मर एयर को। नेक्स्ट है कैटाबेटिक और एनाबेटिक विंड्स। ये है माउंटेन ब्रिज या वैली ब्रिज भी इनको कहते हैं। ड्यूरिंग द डे द स्लोप ऑफ द माउंटेन्स बिकम्स हॉटर देन द वैली फ्लोर ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ इंसोलेशन। और जो दिन के टाइम पे इसी तरह माउंटेन्स ऊपर हैं, वैली फ्लोर नीचे है, तो माउंटेन पहले हीट हो जाएगा, ज़्यादा हीट हो जाएगा, तो वहाँ पे लो प्रेशर कंडीशन क्रिएट हो जाएगी। और वैली से जो वैली तब ठंडा रहेगा, तो वैली से जो एयर है हाई प्रेशर रहेगा, तो वो हाई प्रेशर एयर ऊपर उठती है लो प्रेशर एयर को रिप्लेस करने के लिए, वहाँ पे मतलब लो प्रेशर एरियाज को रिप्लेस करने के लिए। ठीक, तो ये जो विंड है वैली टू माउंटेन जब फ्लो होगी तो उसको हम वैली ब्रिज कहेंगे या फिर एनाबेटिक विंड कहेंगे। सेम सनसेट के बाद जो है वो माउंटेन का स्लोप जल्दी से हीट को लॉस कर देगा और ठंडा हो जाएगा और हाई प्रेशर कंडीशन क्रिएट हो जाएगा। और वैली जो है वो वहाँ पे लो प्रेशर कंडीशन क्रिएट हो जाएगी, तो ब्रिज जो है माउंटेन से वैली की तरफ फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगी, और इस तरह से माउंटेन ब्रिज ब्लो करेगी, और इसको हम कैटाबेटिक विंड कहते हैं। During the day, the slope of the mountain becomes hotter, day के time hotter than valley floor due to the effect of insolation की वजह से। In such a situation, air starts flowing upward from the valley floor, और air जो है valley floor से ऊपर उठना start कर देगी mountain slope की तरफ। This is called valley bridge, इसलिए इसको valley bridge या anabatic wind कहते हैं। After sunset, this system reverse, और sunset के बाद ये system पलट जाता है। Heat is rapidly dissipated on the mountain slope, और mountain slope की जो heat है वो जल्दी से loss हो जाएगी by terrestrial radiation, and cold and dense air start descending from the heights of the slope toward the valley। और इस तरह से जो कोल्ड एयर रहेगी वो माउंटेन के हाइट से स्लोप से वैली की तरफ डिसेंड करना स्टार्ट हो जाएगी। इस तरह से उसको माउंटेन ब्रिज कहते हैं या फिर कैटाबेटिक विंड कहते हैं। वैली ब्रिज को एनाबेटिक विंड और माउंटेन ब्रिज को हम कैटाबेटिक विंड कहते हैं। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की वजह से हीट हुआ, ये विंड ऊपर उठ गई, लो प्रेशर कंडीशन क्रिएट हुआ, वैली ब्रिज का मूवमेंट। तो ये है हमारे मतलब जो एयर फ्रॉम वैली रिप्लेस करती है
माउंटेन के स्लोप को। तो ये हमारी वैली ब्रिज है। और सिमिलरली रात के टाइम पे यहाँ पे हाई प्रेशर कंडीशन, डेंस एयर की वजह से, कोल्ड एंड डेंस एयर की वजह से इसका मूवमेंट, तो ये है हमारा माउंटेन ब्रिज। ओके, तो आज की वीडियो में हम जनरल सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर देख लिए, प्रेशर बेल्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है, कौन कौन सी विंड जैसे कि प्लानिटरी विंड्स या प्लानिटरी विंड्स या परमानेंट विंड्स क्या है, टेम्परेरी विंड्स क्या है, देख लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोकल विंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिससे कि क्वेश्चंस आते हैं। और ये तो एक इंपॉर्टेंट पार्ट था हमारे क्लाइमेटोलॉजी का कि प्रेशर बेल्ट क्या होते हैं। बार बार मतलब प्रेशर बेल्ट से क्वेश्चन पूछता है। प्रेशर बेल्ट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।